आप सबका स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल प्रोफेसर अंकित फॉर IAS पीसीएस पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम लोग करते हैं प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट करने से पहले मेरे जितने भी विद्यार्थी, आप ये देखें कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आप सब कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइएगा, ठीक है गाइज। अब हम लोग करते हैं प्रैक्टिस सेट। अब प्रैक्टिस सेट करने से पहले प्लीज़ आप इसे लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन की बटन है, आप उसे प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन अब तक जा सके। और भी इसे आप अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सके, ठीक है। अब हम लोग करते हैं प्रैक्टिस सेट। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो बहुव्रीहि पढ़ने से पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए समास है क्या। जो भी मेरे नए विद्यार्थी हैं मैं उसे उन लोगों को बताते चलूँ कि समास है क्या। देखिए, समास की अगर मैं बात करती हूँ, समास क्या है? तो समास दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक शब्द मिलकर क्या बनते हैं? समास बनते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक एक नए शब्द का क्या होता है? निर्माण होता है। एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम समास कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पास अगर समास की मैं बात करूँ तो उदाहरण के तौर पे मैं थोड़ा बताते चलूँ कि यहाँ पास समस्त पद कौन सा होता है, समास विग्रह कौन सा होता है, कौन उत्तर पद होते हैं, कौन पूर्व पद होते हैं। जैसे यहाँ पास राजकन्या, अगर मैं राजकन्या की बात करूँ तो राजकन्या है क्या? ये आपका समस्त पद हो गया। ये क्या है? समस्त पद, समस्त, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? समस्त पद हो गया, समस्त पद। अब देखिए, अब आप लोगों के दिमाग में ये आना चाहिए कि समस्त पद है क्या। तो कहने का मतलब ये चीज़ है कि जब हम लोग समास विग्रह से बनकर एक नया शब्द आता है। जैसे समास विग्रह की मैं बात करूँ, समास, अब आपके दिमाग में आना चाहिए समास विग्रह किसे किसे कहते हैं। जैसे राज राज की राज की कन्या, ठीक है। राज की कन्या, तो ये आपका क्या क्या हो गया? समास विग्रह। तो कहने का मतलब ये चीज़ है कि ये जो आपका समस्त पद है, ठीक है, समस्त पद जो समास विग्रह से बनकर नए शब्द आते हैं, जो ये आपका समास विग्रह से जो बनकर नए शब्द आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? समस्त पद। जैसे ही आपकी राजकन्या होगी तो राजकन्या क्या होगी? आपकी समस्त पद होगी। अब आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ आया होगा कि समास विग्रह किसे कहते हैं। तो जब हम लोग समास विग्रह को जब जब हम लोग समस्त पद को खोलकर, या जैसे खोलकर में राजकन्या ऐसे फैलाकर लिख देते हैं या लिखते हैं तो वे हमारा क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। अगर शायद समस्त पद को अगर हम लोग खोल कर लिख देते हैं या फैलाकर लिख देते हैं, जैसे राज की कन्या, तो ये आपका क्या हो गया? समास विग्रह हो गया, ठीक है। अब इसमें बात आती है कि समस्त पद के दो पद होते हैं, कौन कौन से? एक आपका पूर्व पद होता है, एक आपका उत्तर पद होता है। तो आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ आना चाहिए, पूर्व पद। देखिए, ये जो आपका पूर्व पद, जो उत्तर पद की मैं बात कर रही हूँ, ये राज कन्या, राज कन्या। तो अगर यहाँ पर जो आपका राज्य दिया हुआ है ये आपका क्या है? पूर्व पद। पूर्व पद मतलब पहला पद, पूर्व पद। पूर्व पद मतलब होता है पहला पद, ठीक है गई, पहला पद। ये हो गया आपका पूर्व पद। अब कन्या आपका क्या हो गया? अंतिम पद हो गया, जो हम लोग उत्तर पद बोलते हैं। तो अंतिम पद मतलब जिसको हम बोलते हैं आपका ये उत्तर पद हो गया, ठीक है। तो राज कन्या, इसको हम, ये पूरा क्या है? आपका समस्त पद होता है। जो समस्त पद से जो समस्त पद से जब हम लोग समास विग्रह करते हैं, ठीक है, उससे जो नए शब्द बनते हैं उसे हम समस्त पद कहते हैं। और समस्त पद को जब हम खोल कर या बिखरा कर लिख देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? समास विग्रह। जैसे राज की कन्या, तो ये आपका क्या हो गया? समास विग्रह हो गया। अब आइए हम लोग करते हैं। अब देखिए, समास के चार समास होते हैं। अगर प्रधानता के आधार पर चार होते हैं, वैसे तो आपके छह होते हैं, लेकिन प्रधानता के आधार पर चार होते हैं। एक आपका होता है अव्ययी समास होता है, दूसरा आपका द्वंद्व होता है, तीसरा आपका बहुव्रीहि समास होता है, ये जो आपका समास है, और वो तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास के अंतर्गत आपके कौन कौन से समास आते हैं?
तो ये आपका द्विगु समाज हो जाता है। तत्पुरुष समाज के अंतर्गत यहाँ पर तत्पुरुष समाज होता है, उसके अंतर्गत दो दो समास आते हैं। एक आपका द्विगु हो जाता है और दूसरा हो जाता है कर्मधारय समाज होता है। ठीक है, तो ये आपकी समाज की डिफिनीशन थोड़ी सी मैंने डिफाइन कर दी है। जो भी मेरे नए विद्यार्थी, मुझसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी मेरी पीछे की क्लासेस आप उसे देख लीजिएगा, आपको समास अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग करते हैं बहुव्रीहि समाज का उदाहरण क्या होता है। देखिए, आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि बहुव्रीहि समास है क्या। अगर से बहुव्रीहि समाज अगर आया तो बहुव्रीहि समाज का क्या होता है, तो बहुव्रीहि समाज में ये होता है कि इसमें दोनों पद प्रधान ना होकर, इसमें देखिए, इसमें दोनों पद प्रधान नहीं हो, इसमें दोनों पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, जैसे यहाँ पास बात है चतुर्भुज, यहाँ पर जो चतुर्भुज दिया हुआ है, चतुर्भुज, तो चतुर्भुज किसको हम बोलते हैं, जिसकी हैं चार भुजाएं। तो चार भुजाएं किसकी होती हैं, अर्थात विष्णु जी की होती हैं। चार भुजाएं किसकी होती हैं, तो विष्णु जी की होती हैं। तो कहने का मतलब ये चीज़ है, जैसे चतुर और भुज, इसमें दोनों पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे विष्णु हो गया, अर्थात कौन हो गया, विष्णु हो गया। ठीक है, तो बहुव्रीहि समाज का उदाहरण क्या होता है कि दोनों पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। और मैं एक उदाहरण आपको दे दूं, जैसे आपका हो गया यहाँ पास जलज, जलज। अब देखिए, इसमें जल से उत्पन्न होने वाला अर्थात क्या है, अर्थात कमल गाइज, क्या हो गया, कमल। ठीक है, तो जलज का मतलब होता है जल से उत्पन्न होने वाला, अर्थात क्या है, आपका कमल हो गया। और मैं एक दो उदाहरण आपको दे दूं, जैसे आपका हो गया नीलकंठ। एक मिनट गाइज, प्लीज़ गाइज, आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, आप इसे नोट डाउन करते चलिएगा, जिससे आप लोगों को आगामी परीक्षाओं में आप लोगों को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ आप लोग रिवीजन करते चलिएगा। देखिए, नीलकंठ, अगर शायद मैं नीलकंठ की बात करती हूँ, यहाँ पर नीलकंठ, अब नीलकंठ किसे बोलते हैं, आप मुझे ये बताइए। नीला है, देखिए, नीला है कंठ, अर्थात किसका है, शिव जी का है। ठीक है, नीला है कंठ जिसका, अर्थात किसका है, शिव जी का है। तो नीलकंठ किसे हम बोलते हैं, शिव जी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, शिव जी को। ठीक है गाइज, तो कहने का मतलब बहुव्रीहि समाज में ये होता है कि इसमें दोनों पद प्रधान ना होकर इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तीसरा पद क्या होता है, जैसे आपका शिव हो गए, ठीक है, जैसे आपके विष्णु जी हो गए, जिसके मतलब चार भुजाएं होती हैं। और अगर शायद मैं बात करूं कि यहाँ पास रावण 10 है आनंद, जिसके कौन, रावण जी के हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी होगा। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, इस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। तो मैं आपको बताते चलूँ कि यहाँ पर अगर मैं तत्पुरुष समाज की बात कर रही हूँ, किसकी, तत्पुरुष, जैसे आपका तत्पुरुष समाज है, क्या है, तत्पुरुष समाज की मैं बात कर रही हूँ, तो इसके अंतर्गत दो आते हैं। एक आपका द्विगु होता है गाइज, कौन सा होता है, द्विगु होता है। और एक आपका कर्म धरय समास होता है। द्विगु समास हमारा क्या कहता है, इसमें पूर्व पद तो प्रधान होता ही होता है, लेकिन कहने का मतलब ये चीज़ है कि इसका, देखिए, इसमें जो होता है तत्पुरुष समाज का, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तो द्विगु समाज में उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन पूर्व पद में संख्यावाची होता है। तो संख्यावाची कौन सा होता है, आपका द्विगु समास होता है। कौन सा होता है, द्विगु समास होता है आपका, संख्यावाची द्विगु समाज होता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर अगर शायद मैं बात करूँ द्विगु समाज की, जैसे यहाँ पर द्विगु समाज में संख्यावाची होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं दे दूँ तिफला, तो यहाँ पर जो तिफला दिया हुआ है, तिफला क्या है, तीन फलों का समाहार है। तीन फलों का क्या है, समाहार है। तो क्या है, ये आपकी संख्यावाची होगी। तीसरे तीन फल की बात कर रहा है। तो ठीक है, जिसमें अगर संख्या की बात करते, तिफला हो गया, नौग्रा हो गया, द्विवेदी हो गया, जो मतलब चार वेद, जो मतलब द्विवेदी, जो मतलब दो वेदों को जानने वाला होता है। ठीक है, चतुर्वेदी जो चार वेदों को जानने वाला होता है। तो कहने का मतलब ये चीज़ें वो कौन से समास होते हैं, द्विगु समाज होते हैं। द्विगु समाज में
उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन उसके पूर्व पद क्या होते हैं, संख्यावाची होते हैं, पूर्व पद संख्यावाची होते हैं। और मैं एक दो उदाहरण दे दूं आपको। जैसे आपका नवग्रह हो गया, क्या हो गया, नवग्रह, मतलब नौ, देखिए नवग्रह का मतलब क्या होता है, नवग्रह मतलब नौ ग्रहों का समाहार, नौ ग्रहों का समाहार, ठीक है गाइस। तो इसमें पहला पद संख्यावाची होता है, कौन सा होता है, द्विगु समास का होता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पास बात करते हैं राजपुत्र में कौन सा समास है। तो आप मुझे ये बताइए कि राजपुत्र में कौन सा समास है, जल्दी से गाइस बताइए आप मुझे कि राजपुत्र में कौन सा समास है। बोलिए बोलिए, दिल्ली बोलिए, कौन सा समास है राजपुरुष में, तत्पुरुष समास है। कौन सा है, तत्पुरुष समास है ना। इसमें आपका द्विगु समास है क्योंकि इसमें तो आपकी क्या होती है, इसमें उत्तर पद प्रधान तो होता है, लेकिन पहला पद ये क्या होता है, संख्यावाची होता है। पहला पद क्या होता है, पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, ठीक है, संख्यावाची होता है। ये क्या होता है, संख्यावाची होता है। द्वंद्व का मतलब क्या क्या होता है, द्वंद्व समास का मतलब क्या क्या होता है कि इसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास का मतलब होता है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। और अगर शायद यहाँ पास बात की जाए बहु ये कर्मधारय समास, तो ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। ये जो आपके तत्पुरुष समास होते हैं इसके अंतर्गत दो समास आते हैं, एक आपका द्विगु आता है और एक आपका कर्मधारय। इसमें विशेषण विशेष, इसको हम पहचानते कैसे हैं, विशेषण और विशेष से, ठीक है। तो पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष होता है। तो कर्मधारय समास को हम ऐसे पहचानते हैं। ये आपको द्विगु समास जो होता है वो हम संख्या से पहचानते हैं, इसका जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है, ठीक है। तो राज की पुत्री, राज की या राज का पुत्र, देखिए राजपुत्र दिया हुआ तो राज का पुत्र, ठीक है। तो ये जो आपका तत्पुरुष समाज है तो ये किस में आता है, षष्ठी मतलब तत्पुरुष समाज है, मतलब छठा तत्पुरुष समाज है। अब जैसे यहाँ पास मैं बात करूँ एक उदाहरण और तत्पुरुष समाज का मैं दे देती हूँ। जैसे रोगग्रस्त, तो रोगों से ग्रस्त। अब देखिए रोग से ग्रस्त। अब देखिए यहाँ पर जो से है ये मतलब कौन सा कारक चिन्ह है, ये आपका तृतीय कारक चिन्ह है, तृतीय कारक चिन्ह है, ठीक है। तृतीय तत्पुरुष समास है, अगर आप ये भी कह सकते तत्पुरुष समास है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं चौथे क्वेश्चन पर आते हैं अपने। तो प्लीज़ गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, उसके बगल में बेल आइकन की बटन है आप उसे प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जा सके। और भी इसे अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा जिससे आप लोगों के दोस्त भी इसका लाभ ले सकें, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। अब देखिए गाइस यहाँ पास क्या कह रहा है, पूर्व पद किसका प्रधान होता है, तो मैं आपको बता दूं अव्ययी भाव का, ठीक है। जो आपका अव्ययी भाव होता है उसमें पूर्व पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। तो वो कौन सा समास कहलाता है, अव्ययी समास कहलाता है, ठीक है गाइस। अब देखिए अब अगर मैं इसका थोड़ा उदाहरण दे दूं आपको अव्ययी समास का, अगर थोड़ा सा मैं उदाहरण दे दूँ, जैसे यहाँ पास मैं बात करूँ यथा विधि आपका हो गया, यथा विधि क्या हो गया, यथा विधि मतलब विधि के अनुसार। यहाँ पास अगर आ जाए यथा विधि, जैसे यहाँ पास आ गया यथा विधि, तो मतलब क्या चीज़ होता है, विधि, यथा विधि मतलब विधि के अनुसार, विधि के अनुसार। और मैं एक दो उदाहरण दे दूं यहाँ पास आपको, जैसे रातों इसको पहचानने की ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई थी। अगर इसमें अगर आपका उपसर्ग आ जाए, क्या आ जाए गाइज, उपसर्ग आ जाए, तो आप यहाँ से पहचान जाओगे, या तो आपका अव्ययी या अविकारी शब्द आ जाए, क्या कौन आ जाए, अविकारी शब्द आ जाए, ठीक है। तो आप इसको अव्ययी भाव समास को कैसे पहचानेंगे, या तो उपसर्ग आ जाएगा इसके पूर्व पद में, तो आप इसे पहचान जाओगे। जैसे यहाँ पास मैं बोल दूँ अजन्म, क्या अजन्म क्या है गाइज, अजन्म जन्म से लेकर, तो आ क्या हो गया आपका उपसर्ग हो गया, तो आप यहाँ से पहचान जाएंगे कि आपका कौन सा समास है, अभिभाव समास है। अब हम लोग आते हैं पांचवें क्वेश्चन पर, जय पराजय में कौन सा समास है। तो आप मुझे ये बताइए जय और पराजय में कौन सा समास है, जल्दी बताइए गाइज। जय और पराजय में
देखिए जय और पराजय में द्वंद्व समास है। कौन सा समास है गाइस? द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब क्या होता है? झगड़ा से होता है। जब दोनों आपस में क्या करते हैं? झगड़ा होता है। जब दोनों लोग आपस में झगड़ा करते हैं तो इसे हम कौन सा समास कहते हैं? द्वंद्व। मतलब ये एक दूसरे की पूरक, या तो पूरक होंगे। हम ये द्वंद्व समास को पहचानेंगे, या तो हम इसको विलोम शब्द से पहचानेंगे द्वंद्व समास को, या तो पूरक होंगी। एक दूसरे के क्या होंगे? ये पूरक होंगे। जैसे जय और पराजय, तो ये क्या है? जय का विलोम शब्द क्या होता है? पराजय होता है। तो यहाँ से हम समझ जाएंगे ये कौन सा समाज होता है? आपका द्वंद्व समाज होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं छठे क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से यथाविधि का सही समास कौन सा है? तो अभी अभी मैंने आपको ऊपर डिफाइन करके आई हूँ। बताइए गाइस, मैं आपको 5 सेकंड का समय दे रही हूँ, इसमें कौन सा समास है? तो आप यहाँ पास बताएंगे अविभाव समाज। कौन सा है? अविभाव समाज। ठीक है। यथा, ये क्या है आपका? ये आपका अविकारी शब्द है। यथा, यथा मतलब कि विधि के अनुसार, विधि के अनुसार। इसका जो अर्थ होगा वो क्या होगा? विधि के अनुसार होगा। ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग यहाँ पास आते हैं, तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? तो मैं आप लोगों को 5 सेकंड दे रही हूँ। प्लीज गाइस, आप लोग इसमें मुझे बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर शायद इसमें कौन सा ऑप्शन सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए, तिरंगा शब्द आया तो तीन रंगों का क्या है? ये समूह है। तीन रंगों का क्या है? समूह है। ठीक है। अब जब तीन रंगों की, जब तीन की बात की गई है तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए जिसका पूर्व पद, देखिए उसका उत्तर पद तो वो उत्तर पद तो वो होता ही होता है, प्रधान होता है। लेकिन इसके पूर्व पद में क्या होते हैं? संख्यावाची हो जाते हैं। तो वो कौन सा समाज होता है? आपका द्विगु समाज होता है। कौन सा समाज होता है? द्विगु समास होता है। ठीक है गाइस, तो ये इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग आते हैं यहाँ पास, हाँ अब देखिए बुढ़ापा। अब यहाँ पास यहाँ अंडरलाइन कर लीजिएगा, बुढ़ापा पर अंडरलाइन कर लीजिएगा कि एक प्रकार का अभिशाप है रेखांकित शब्द की संख्या। अब ये बताइए बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है? तो मैंने पिछली क्लासेस में आप लोगों को बताया था कि बुढ़ापा है जब जिसके अंत में क्या प्रत्यय, वो प्रत्यय मतलब जिस शब्द के अंत में प्रत्यय मतलब लग जाता है तो वो कौन सी संज्ञा कहलाती है? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। तो बुढ़ापा, आप अब बताइए बुढ़ापा कौन सा? इसमें भाववाचक है। कौन सा है? भाववाचक है। ठीक है गाइज, तो जो बुढ़ापा शब्द है ना आपका ये जातिवाचक, क्योंकि बुढ़ापा गुण दशा ये सब को शो कर रहा। ठीक है, एक मतलब प्राणी की वो क्या होता है? दशा बता रहा, बुढ़ापा। ठीक है, तो यही कौन सा वाचक है? भाववाचक है। अब हम लोग आते हैं 9वें क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? तो प्लीज़ गाइस आप लोग इसका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, जो मैं आप लोगों का आंसर का वेट करूँगी। ओके, धन्यवाद।